Hello, my dear students. Myself, Puspendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss law of demand and movements along a demand curve and shift in demand curve, etc. So, law of demand. First is law of demand. The demand states that other things being equal and quantity demanded increase with a decrease in own price of a commodity and vice versa. In other words, there is an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and its own price, other things remaining constant. The terms other things being equal implies that all other determinants of demand other than own price of commodity remain constant. The law of demand states that other things remain constant. There is an inverse relationship between quantity demanded and price of the commodity. जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है सेट्रिस पेरिबस मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होने पर जो प्राइस और क्वांटिटी है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है लॉ ऑफ डिमांड. ये क्वालिटेटिव अप्रोच पर बेस होता है. इसे गोल्डन रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. तो प्राइस ऑफ एक्स है 10 रुपीज़, यूनिट है 100 रुपीज़, 9 हुई तो 150 150 यूनिट्स एंड 8 हुई तो 200 यूनिट्स. तो ये बात हो गई है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड की. द शेड्यूल सो दैट क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150 units when on price of commodity reduce from 10 to 9 per units. assumptions देखिए डिमांड का so that demand of commodity X extend from OL to OL1 when its price fall from OP to OP1. In fact, download slope of demand curve itself expression of law of demand. आप जब इसके ई नोट्स देखेंगे तो आपको OL से OL क्वांटिटी हो जाएगी जब प्राइस OP से OP1 हो जाती है तब. तो इसकी इंक्रीज जो क्वांटिटी हो इंक्रीज हो रही है प्राइस जैसे जैसे डाउन हो रही है. अजम्पशंस देखिए इसके टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट. देयर इज टू बी नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स टू बी नॉट चेंज. कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. ओके, तो ये बात हो गई है एजम्पशन की. तो अब डिस्कस करते हैं हम कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, रीजंस क्या है उसके. कि प्राइस कम होने पर डिमांड क्यों बढ़ती है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्यों घटती है, इसके ऊपर बात करते हैं. फर्स्ट इज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, as consumption of a commodity increase, marginal utility of each successive units goes on diminishing to a consumer. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. We know price a commodity is equated with marginal utility of the commodity. जो लॉ ये मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहती है कि जैसे जैसे यूजेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सेटिस्फेक्शन कम होगा. मीन्स प्राइस जैसे जैसे कम होती जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. सीधी सी बात ये है. नाउ नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट की बात करूँ मैं तो इनकम इफेक्ट रेफर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ बायर चेंजेज owing to change in price of the commodity with a fall in price. Real income increase according to demand for the commodity expand. इनकम देखो, रियल इनकम पर जो इनकम इफेक्ट है वो रियल इनकम के बेसिस पर चेक किया जाता है. रियल इनकम में देखा जाता है कि परचेजिंग पावर में डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है परचेजिंग पावर. बात करूँ मैं एक एग्जांपल की, तो हमारे पास 20 रुपये है, 20 रुपीज़ वी हैव 20 रुपीज़ एंड हम मार्केट जाते हैं और समोसे लेने जाते हैं तो
एक 10 रुपये का समोसा आ रहा होता है और हमें मिलते हैं 2 समोसे 20 रुपये के। 2 समोसे क्वांटिटी 2 क्वांटिटी परचेज़ की हमने 20 रुपीज़ में। नाउ हम जब कल गए हैं तो एक समोसे की कीमत 2 रुपये बढ़ जाती है। 10 रुपये से बढ़ के 2 रुपये इंक्रीज हुई है प्राइस समोसे की, 12 रुपये हो गए। 12 रुपीज़ जब प्राइस हो गए इंक्रीज होके 2 रुपीज़ इंक्रीज होके, तब 20 रुपये के समोसे कितने आएंगे? एक समोसा आएगा। 8 रुपये हमारे कोई काम के नहीं। मीन्स जो 20 रुपीज़ की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। वो एक समोसे खरीदने के लायक ही है 20 रुपये। तो इनकम इफेक्ट भी लॉ, जो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिर जाएगी, और क्वांटिटी जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये इनकम इफेक्ट शो करता है, ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसको। नाउ इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refer to substitutes of one commodity for other when it's become relatively cheaper. Thus, when on price of commodities fall, it's become cheaper in relation of commodity Y. Accordingly, X is substitutes for Y. T and coffee are substitutes. With a fall in the price of tea, it's a substitutes in place of coffee. It is expansion of demand due to substitutes effect. Okay, now is size of consumer group. When price of commodity falls, is it attract new buyer who now afford to buy it. Accordingly, demand expand. मैं जैसे जैसे लोगों की साइज ऑफ कंज्यूमर की बात करूँ तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो वो उनके बजट में आ जाती है कोई चीज़ इनकम बढ़ने पर, तो वो प्राइस कम होती है। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो वो बहुत सारे लोगों की रेंज में आ जाती है। चाहे वो गरीब होगा तो गरीब है तो उनकी रेंज में आ जाती है, तो उसको परचेज़ कर लेंगे तो डिमांड बढ़ी। जब उसकी प्राइस जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो बहुत सारे लोगों की रेंज से आउट हो जाती है, बजट से आउट हो जाती है, तब वो उसको खरीद नहीं पाते हैं तो डिमांड हो जाती है कम। नाउ डिफरेंट यूजेज की बात करें, ए गुड मे हैव सेवरल मिल्क। For example, it is used for making curd, cheese, butter. Its price of milk reduced will be put to different uses according demand for milk expand. जब हम चीज़ों की मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इनकी जब प्राइस बढ़ जाती है तो इनके यूजेज हम कम कर देते हैं प्राइस बढ़ने पर इनकी। क्योंकि हम देखो, सबसे पहले तो सुबह जब जगेंगे तो चाय पियेंगे, दूध से सस्ता होगी तब चाय पीने के बाद हमने रात में कभी दही जमाया होगा, दही जमाने के बाद बच्चे को दही भी खाया है, छाछ भी की है, उससे हमने घी भी निकाल लिया है, बटर भी निकाला। देन हम रात में फिर शाम को चाय बना ली, दोपहर में चाय बना ली, देन रात में सो रहे तो भी दूध पी रहे। तो मल्टीपल यूजेज है इसके, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेज है, डिफरेंट यूजेज हो रहे। तब ये प्राइस कम थी तब की स्थिति है। जैसे ही दूध की प्राइस बढ़ जाती है तो हम चाय, हमारी 3 टाइम चाय 3 टाइम्स की जगह हम 2 टाइम पीने लग जाएंगे, सुबह और शाम। हम उसका दूध दही जमा रहे तो इतना बचेगा ही नहीं, रात में दूध नहीं पियेंगे हम, इतना लाएंगे ही नहीं। तो ये बात हो गई है। तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओके, नाउ इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन देखिए क्या है कि जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है वो चीज़ें कौन कौन सी। नाउ फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, मीन्स इसे बेबलन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बेबलन इफेक्ट क्या कहता है, कुछ लोग क्या होते हैं अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए हाई प्राइस पर भी प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। जैसे रिचर सेक्शन के लोगों की बात करूँ, प्राइस बढ़ जाने पर भी वो प्राइस, जैसे कि कोई बात है, मुकेश अंबानी की बात करूँ तो वो मुकेश अंबानी छोटी चीज़ें थोड़ी खरीदेगा, ठेले पे से कुछ चीज़ें खाएगा क्या वो। तो मैं बात करूँ, कोई ठेले पे चाय बन रही है, वहाँ जाके चाय पिएगा मुकेश अंबानी, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके चाय पिएगा। तो अपने आप को समाज से अलग, एक तबके से अलग दिखाने के लिए जब लोग बढ़ी हुई प्राइस पे भी, इंक्रीज हुई प्राइस पर भी कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो इसे बेबलन इफेक्ट और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और कॉन्स्पिशियस कंजप्शन इफेक्ट, ऑफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुई तो लोग खरीदना बंद कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये बेबलन इफेक्ट शो करता है पॉजिटिव इफेक्ट को, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट इज गिफिन गुड्स।
ये गिफिन गुड्स थे, सर रॉबर्ट गिफिन नाम के एक आदमी थे। तो वो एक कंपनी में जब काम करते थे तो उनके जो वर्कर थे वो रोटी और मीट, ब्रेड और मीट का यूज़ करते थे। तो जैसे जैसे एक बार क्या होता है कि प्राइस, रोटी की प्राइस पहले 60 रुपये थी और रोटी की प्राइस बात कर रहा हूँ मैं 80 रुपये, उसके पास किसी वर्कर के पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है तो वो 80 रुपीज़ का ब्रेड खरीद रहा है, 20 रुपीज़ का मीट खरीद रहा है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी, ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है, वो अब जो ब्रेड वो 80 रुपये में खरीद रहा है, उसकी प्राइस 10 रुपये से बढ़ जाती है। तो 90 रुपये में वो पहले जितनी रोटी खरीद रहा था, ब्रेड खरीद रहा था, वो अब 90 रुपये में उसको खरीद रहा है। तो उसके पास जो 10 रुपीज़ थे वो है, उसको वो मीट पर उसका 10 रुपये का जो मीट का परचेज़ नहीं करके वो ब्रेड को ही परचेज़ करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा आवश्यक वस्तु होती है, ज़्यादा नीडी जो गुड्स कमोडिटीज़ होती है, उनको लोग बढ़ी हुई कीमत पर भी, इंक्रीज हुई प्राइस पर भी उनकी डिमांड करते हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, इस वजह से जैसे रोटी की 80 रुपये की जब वो रोटी खरीद रहा था, 20 रुपये का मीट खरीद रहा था। तब प्राइस, जैसे रोटी की प्राइस बढ़ी 90 रुपीज़ हुई तो 10 रुपये का वो मीट, 10 रुपीज़ का वो मीट ने खरीद के रोटी वो ब्रेड खरीदेगा। तो इससे गुफिन गुड इफेक्ट का है। तो इसमें बढ़ी हुई प्राइस पे भी उस बंदे ने बढ़ी हुई कीमत पर भी, इंक्रीज हुई कीमत पर भी उस ब्रेड को ज़्यादा खरीदा। तो इसे कहते हैं गिफिन गुड्स। क्योंकि गिफिन गुड्स की बात करें, इनके जो चीज़ें होती है, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू जो इसका प्राइस इफेक्ट होता है, वो प्राइस इफेक्ट एक बात होती है, चीज़ है, जो नॉर्मल गुड्स का जो इक्वेशन होता है वो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है इक्वल टू इनकम इफेक्ट नेगेटिव माइनस सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें। तो इनको मिला करके जो प्राइस इफेक्ट आता है वो नेगेटिव आता है। जबकि गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट की मैं बात करूँ तो सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से प्राइस इफेक्ट, जो सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है इसका, गिफिन गुड्स का, और जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। इस वजह से इनकम इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट कम होने की वजह से जो गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। इस वजह से लोग बढ़ी हुई कीमत पर भी इनको गिफिन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। तो बात हो गई गिफिन गुड्स की। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। जब अच्छी बहुत लोगों को देखा होगा आपने, अच्छी जो प्राइस होती है, इल्यूजन इफेक्ट कहते हैं इसे, इल्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इल्यूशन इफेक्ट्स मीन्स जब लोग अच्छी जो क्वालिटी की, जो गुड क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऐसे मानते हैं कि जिन गुड्स की प्राइस ज़्यादा होती है, जिनकी प्राइस हाई होती है, वो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो प्राइस बढ़ी हुई कीमत पर भी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते हैं ऐसे लोग। तो इसे इल्यूजन इफेक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात करें तो प्राइस बढ़े चाहे घटे, हमें कोई इशू नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमें इमरजेंसी है तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। डिमांड बढ़े चाहे घटे, प्राइस बढ़े चाहे घटे, डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ कि मुझे एक इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन ज़रूरत है, वो इंजेक्शन से मेरी जान बच सकती है, और वो मैं मेरे घर वाले उस इंजेक्शन को लेने मेडिकल की शॉप पर जाते हैं। तो केमिस्ट उसको उस इंजेक्शन को, एक ही इंजेक्शन है और लेने वाले बहुत सारे, तो मैं बढ़ी हुई कीमत पर उसको ज़्यादा प्राइस हायर, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा हमसे, तो हम उसको ज़्यादा कीमत देकर भी उस इंजेक्शन को परचेज करेंगे। और परचेज करेंगे भाई, प्राइस चाहे घटे चाहे बढ़े, हमें तो इमरजेंसी है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, इस वजह से खरीदनी पड़ेंगी। नए ये सारी चीज़ें थी, एक्सेप्शन थे। अब बात करते हैं मूवमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के मूवमेंट्स क्या क्या होंगे। देखो, दो चीज़ें होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। फर्स्ट इस बात करूँ मैं
एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। movements along a demand curve refer to moving up or down the demand curve. When we move down curve, it's a situation of extension of demand. Buying more its regions response to decrease in on price of the commodity. When we move the curve, it is a situation of construction of demand. Buying less in response to increase in on price of the commodity. Thus, movements along the demand curve refer to extension or contraction of demand. Contraction, extension of demand occur when quantity demanded increase in expense response to fall in on price of the commodity. Extension और contraction देखिए कब होगा. Contraction occurs when quantity demanded increase in response to rise in on price of the commodity. तो मैं इसके लिए कुछ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वो शर्तें बताता हूँ. पहली शर्त रहेगी अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट रहेंगे. जो भी अदर फैक्टर, केवल सेकंड शर्त, सेकंड टर्म एंड कंडीशन रहेगी ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी विल चेंज. कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटेंशन है वो दो चीज़ों की, दो कंडीशंस को फॉलो करता है. पहली अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सेकंड इज ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी विल चेंज. अगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व कहेंगे इसे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाएगा इसे. अगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो चेंज हो रहा है वो चेंज डिक्रीज हो रहा है तो इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन और इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. रीजन केवल प्राइस के ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में रीजन है, चेंजेस होने पर ही उसको रीजन है ये. अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो इसको हम ग्राफ में आपको, आप जब ई नोट्स देखोगे तो उस ग्राफ में आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्शन राइट साइड में हो रहा है और वो एक्सटेंशन राइट साइड में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड में हो जाएगा और ये ऊपर से नीचे की ओर होगा ऐसे. ठीक है, जो एक्सटेंशन होगा उसमें डिमांड कर्व ऊपर से डाउनवर्ड होगा लेफ्ट टू राइट साइड में, और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट साइड से लेफ्ट साइड में, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा. ओके, तो नाउ इज चेंजेज इन डिमांड कर्व और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. मैंने अभी आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताया तो उसमें डिमांड में चेंज नहीं बताया, मैंने उसमें चेंज बताया आपको चेंजेस इन डिमांड, वो क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, अब डिस्कस करेंगे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसे हम जो चेंज इन डिमांड बोलेंगे तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज और एंड डिक्रीज इन डिमांड. इसके लिए दो मैं टर्म कंडीशन बताता हूँ आपको. अदर फैक्टर्स विल बी चेंज, अदर फैक्टर चेंज होने चाहिए. ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट. अब जो प्रोडक्ट की खुद की प्राइस है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, अदर फैक्टर में चेंज होने चाहिए, इसकी कंडीशन होगी. अगर खुद प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट है, तो वो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है. अगर अदर फैक्टर रिमेन विल बी चेंज एंड सेम ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. ओके, तो अब जब इसमें चेक करेंगे, हम देखेंगे, बात करते हैं, तो जब इंक्रीज होगा खुद जो अदर फैक्टर विल चेंज, जब चेंज होंगे तो जब इंक्रीज हो रही है डिमांड अदर फैक्टर में, तो मैं बात करूँ फेवरेबल चेंजेस होंगे अगर जो अदर फैक्टर्स में जो चेंज होंगे, अगर वो फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो वो जो डिमांड कर्व होगा वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो जाएगा, जिसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे. अगर अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं अदर फैक्टर्स में तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, लेफ्ट साइड में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा और इसे डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे. ओके, तो ये बात की हमने कॉन्स्ट्रक्शन, एक्सटेंशन
and increase in demand, decrease in demand. कॉजेज चेक कर लीजिए. देखो, when income of consumer increase, when price of substitute good increase, when price of complementary goods falls, when taste of consumer shift to in favor of the commodity due to change in fashion or climate. इन सबको अदर फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है. ओके, जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें अगर इंक्रीज होंगी फेवरेबल कंडीशन में, अगर फेवरेबल है, अगर इन जो चेंज हो रहा है अदर फैक्टर में फेवरेबल हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगी. अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड में. अगर फेवरेबल है तो राइट साइड में शिफ्ट होगा. ओके, तो आज हमने इन सब के ऊपर डिस्कस किया. एक छोटी सी बात डिस्कस और कर लेते हैं इसमें. क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस टू रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी. दो कमोडिटी की जो डिमांड बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं अपन. नाउ फर्स्ट इज डिमांड फॉर कमोडिटी इन relation to price of the substitutes goods. Let's us consider tea and coffee as a two substitutes goods. Let tea be the commodity demanded of which demand curve is D1 as so in increase in price of substitutes goods. Initially if price of tea is, आप जब ई नोट्स चेक करेंगे तो ई नोट्स में आप चेक करेंगे जो आपको एक डायग्राम दिखा हुआ दिखेगा तो उसको देखेंगे तो अपन जो प्राइस होगी टी की QP OP1 रहेगी. OP जब 1 है फिक्स रहेगी क्वांटिटी परचेज. नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, हाउ वुड यू रिएक्ट इन कंज्यूमर. देखो, एज ए रैशनल कंज्यूमर you may decide to substitute some tea in place of coffee, or you are expected to buy more of tea even when its price is constant. कॉफ़ी की प्राइस स्थिर है, प्राइस टी की प्राइस कांस्टेंट है, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी टी की. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, अगर प्राइस में डिक्रीज हुआ है कॉफ़ी की में तो टी की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी. मैं इसके ऊपर वैसे पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ. तो आज हमने इन सब के ऊपर डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम चलो इस क्लास में कुछ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और डिमांड. मैं इसके बारे में आपको पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ, थोड़ी सी और बात वापस बता देता हूँ. क्योंकि जो मैंने आपको इनकम और कंज्यूमर जब फैक्टर्स जो मैंने फंक्शंस बताए थे, फंक्शन और डिमांड में जब आपको मैंने वो पढ़ाया था तब उसमें मैंने बोला था कि नॉर्मल गुड्स जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी. नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम का और डिमांड का. लग्जरी गुड्स में भी सेम बात है, नॉर्मल गुड्स के अकॉर्डिंग लग्जरी गुड बिहेव करती है. इन्फीरियर और गिफिन गुड्स की बात करें तो दोनों का जो इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है. जब इनकम बढ़ जाती है जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर एंड गिफिन गुड्स की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज होगी. और इनकम अगर कम हुई, हमारी डिक्रीज हुई है तो डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स इज इंक्रीज. ओके, नॉर्मल गुड्स इन्फीरियर गुड्स की बात हो गई है. ये सारी चीज़ें बात हमने डिस्कस कर लिया है. तो आज हम ये सब पढ़ा. आज हमें नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड methods of elasticity and डिग्री ऑफ elasticity ऑफ डिमांड. ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे. थैंक यू बच्चों.